देखो अपन चर्चा करें कोशिका झिल्ली की। किसकी चर्चा कर रहे थे? कोशिका झिल्ली की। अपन ने कोशिका की संरचना के बारे में जानकारी ली थी और अब बात करेंगे एक पार्ट की कि कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की बात करूं दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है कि ये पादप कोशिका व जंतु कोशिका, पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित रहती है, दोनों में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोशिका झिल्ली निम्न में पाई जाती है, तो पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसके बाद में मैं बात करूं कि कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका का कौन सा आवरण होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका का आंतरिक आवरण होता है। कौन सा आवरण होता है? आंतरिक आवरण होता है। इंटीरियर जो कवर होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका का आंतरिक आवरण होता है कौन सा? कोशिका झिल्ली। इसके बाद में मैं बात करूं कि सर क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली अंदर करती क्या है? कोशिका झिल्ली अंदर क्या करती क्या है? तो सोचना थोड़ा सा कि यह कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य करती है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर कोशिका को स्ट्रक्चर कैसे प्रदान करती है? तो कोशिका देखना सुनना कि आप एक दूध की थैली लेते हो, है ना, तो दूध की थैली का जो अंदर का कवर होता है वही तो दूध को रोके रखता है। मान लो ये पेन है, इस पेन के एक ऊपर वाला कवर है, एक अंदर वाला कवर है ना, तो स्याही है जो इसके अंदर इंक है उसको मतलब उसको आकार देने का कार्य कौन कर रहा है? अंदर वाला भाग। बाहर वाला भाग तो अलग कार्य कर रहा है, अंदर वाला भाग अलग कार्य कर रहा है। तो अंदर वाला भाग क्या कर रहा है? इसको इंक को जो शेप है आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह कोशिका झिल्ली कोशिका को क्या करती है? कोशिका को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है कौन? कोशिका झिल्ली। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो कोशिका झिल्ली है ये अंदर से बाहर आने वाले जो खनिज लवण होते हैं, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसको अंदर का अंदर रखती है, उसके अंदर जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है उसको बाहर भेजती है, यानी जो अनइम्पोर्टेंट भाग है उसको क्या करती है? बाहर एक्सक्रीशन करती है। जो अच्छा भाग है उसको क्या कर लेती है? अंदर कर लेती है, यानी खनिज लवणों को अंदर कर लेती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देती है। तो मतलब ये क्या करती है? चयन करती है। क्या करती है? चयन करती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? इसी कोशिका की चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका की क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। किसे? कोशिका भित्ति को कोशिका की चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करूं तो इसका अगला पार्ट आता है कि सर ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है वसा की, फैट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फैट की बनी होती है। और बात करूं कि वसा का मतलब, वसा का शब्द दूध स्रोत होते हैं। दूध है आपका, दही है, घी है, आलू है, चावल है, तो बहुत सारे स्रोत हैं वसा के, ठीक है ना। जो लिपिड की बात करें, वसा की बात करें या फैट की बात करें, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा की बनी होती है। अपन ने अब तक बात की कोशिका झिल्ली की, और कोशिका झिल्ली में पहला पॉइंट मैंने बताया कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका में उपस्थित, दोनों में उपस्थित रहती है। कोशिका का कौन सा आवरण होता है? आंतरिक आवरण होता है। कोशिका को क्या करती है? शेप प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है। इसे कोशिका की कौन सी झिल्ली कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है? वसा से, लिपिड से इसका निर्माण होता है। लिपिड के जो स्रोत है वो है दूध है, दही, घी, आलू, चावल, इनकी बात करेंगे। अब देखो आगे बात करते हैं, दूसरा जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो उसका नाम है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करूं तो सेल वॉल की बात करूं तो कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति क्या होती है कि ये किसी कोशिका, देखो कोशिका झिल्ली किसी कोशिका का कौन सा आवरण थी?
इंटीरियर थी ना, आंतरिक आवरण थी। और कोशिका भित्ति की बात करें तो ये किसी कोशिका का कौन सा आवरण होता है? अरे कौन सा आवरण होता है? ये किसी कोशिका का बाह्य आवरण होता है। कौन सा आवरण होता है? यह किसी कोशिका का बाह्य आवरण होता है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसी कोशिका का कौन सा आवरण होता है? बाह्य आवरण होता है। आगे मैं बात करूं दूसरे नंबर की, तो कोशिका भित्ति पाई किस किस में जाती है? तो यहां से फिर ध्यान देने की बात है, यह केवल और केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की अपन ने बात की, तो कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? पादप और जंतु दोनों में। और कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप कोशिका में पाई जाती है। केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। अब देखो दूसरी बात करें तो यह किसी कोशिका का कौन सा आवरण होता है? बाह्य आवरण होता है। देखो यहाँ नाम में पता चल रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। वॉल का मतलब होता है दोस्तों दीवार। क्या होता है? दीवार होता है। देखो घर के चारों ओर अपन क्या करते हैं? चार दीवारी करते हैं ना। अरे क्या करते हैं? चार दीवारी करते हैं। चार दीवारी करने का मतलब हुआ कि सर अपन घर की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार अपनी कोशिका की जो सुरक्षा करती है वो कौन करती है? कोशिका भित्ति। तो यह किसी कोशिका को क्या कार्य करती है? सुरक्षा प्रदान करने का, यानी इट इज प्रोवाइड ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाद में बात करें तो कोशिका झिल्ली सर बनी किसकी होती है? अरे कोशिका झिल्ली बनी किसकी हो, सॉरी कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किस? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और जिससे कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज एक मृत सेल्यूलोज होता है, डेड सेल्यूलोज होता है। और कोशिका भित्ति जिस सेल्यूलोज की बनी होती है वो सेल्यूलोज किस अवस्था में पाया जाता है? मृत अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? मृत अवस्था में पाया जाता है। इसी कारण किसी कोशिका का सेल्यूलोज क्या होता है भैया? मृत पाया जाता है। और ये इतना कठोर होता है कि जो अपन बात करें कि किसी प्लांट का, किसी पेड़ पौधे का जो कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है? तो कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेल्यूलोज किसी भी पादप कोशिका का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। यानी प्लांट का जो सबसे कठोर भाग होता है वो कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला सेल्यूलोज होता है। और ये सेल्यूलोज होता है, ये मृत अवस्था में पाया जाता है। और इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? पानी की मात्रा 0% होती है। कितनी होती है? 0% पानी की मात्रा होती है। इसी कारण ये क्या होता है? कठोर होता है। देखो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पादप का, यहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है कि पादप का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? पादप का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? पादप का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? अगर ऑप्शन में सेल्यूलोज हो तो आपको सेल्यूलोज से ही करना है, वरना आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेम, जिसकी बात करें तना। तना पादप का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पादप का सबसे कठोर भाग स्टेम होता है। अगर सेल्यूलोज ऑप्शन में हो तो क्या होगा? सेल्यूलोज होगा, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0% पाई जाती है और मृत अवस्था में पाया जाता है। तो अपन ने बात की कोशिका, किसकी बात की? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की बात की। तो थोड़ा सा इन चीजों को दोबारा देख लेना। आगे अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की, केंद्रक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? केंद्रक की बात करेंगे। आगे अपन किसकी बात करेंगे? किसकी करेंगे? केंद्रक की, न्यूक्लियस की। केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की बात करें दोस्तों, न्यूक्लियस की बात करें तो ये किसी कोशिका का कौन सा पॉइंट होता है? अरे कौन सा पॉइंट होता है? मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। और केंद्रक की बात करें, खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? केंद्रक की खोज की थी। तो पहला क्वेश्चन अपना यही होता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ
न्यूक्लियस, तो किसका नाम लेंगे? रॉबर्ट ब्राउन का। किसका नाम लेंगे? रॉबर्ट ब्राउन का। दूसरी बात केंद्रक से आती है कि सर केंद्रक होता है ये किसी कोशिका का कौन सा बिंदु होता है? मध्य बिंदु होता है। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्रक के अध्ययन की बात करें तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में बात करूं मैं तो केंद्रक की बात करें तो सर केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद में केंद्रक होता है जो ये इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए व डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए व डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए व डीएनए पाया जाता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरएनए और डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए का नाम लेते सबके दिमाग में एक ही आता है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। तो केंद्रक क्या करता है? कोशिका की अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? केंद्रक की अनुवांशिकी, जेनेटिक्स होती है, अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका, अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? केंद्रक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। और यहाँ से आगे थोड़ा सा और बढ़े, एग्जामिनर आपको पूछना चाहिए कि केंद्रक में आरएनए और डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। किसके रूप में? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए और डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं, देखो अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थोड़ा आगे चले तो ये आता है कि सर केंद्रक होता है ये मिड पॉइंट होता है। केंद्रक क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। और किसी भी मतलब अपन कार्य क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें तो वहां का अगर कोई मिड पॉइंट है तो वो क्या है? मेन आदमी है। क्या है? वहां का मेन आदमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये केंद्रक क्या है? कोशिका का सबसे मुख्य व्यक्ति है। कैसे मुख्य व्यक्ति है? कैसे? क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग कहा जाता है। किसी अरे किसी केंद्रक को, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और बात करें तो कोशिका का मैनेजर भी इसे ही कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? मैनेजर भी इसे कहा जाता है। मैनेजर भी इसे कहा जाता है। कोशिका के मैनेजर भी इसे कहा जाता है। तो मैंने अपने बात की, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। और इसमें आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। और अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कोशिका का जो दिमाग और कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का दिमाग व कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। तो अपने कोशिका के स्ट्रक्चर की बात की, अपने पढ़ा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। किसकी बात की? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की। थोड़ा सा देखो, कोशिका झिल्ली के बारे में अपने पढ़ा तो अपने बोला ये किसी कोशिका का कौन सा आवरण होता है? आंतरिक आवरण होता है। कौन सा आवरण होता है? आंतरिक आवरण होता है। तो आंतरिक आवरण होता है मतलब क्या करता है? सर शेप प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है। और इसे कोशिका की चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। फिर अपन बात करेंगे कि सर ये बनी किसकी थी? वसा की बनी थी। और बात करें कि कोशिका भित्ति, तो ये क्या करती है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे, हेडिंग रहेगी अपनी कोशिका के अंग। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के अंग पढ़ेंगे। और कोशिका के अंगों की बात करें, कोशिका के अंग, ऑर्गन ऑफ सेल, ऑर्गन ऑफ सेल, कोशिका के अंग। कोशिका की अंगों की बात करें दोस्तों तो कोशिका के अंगों में अपन ने एक चीज देखी कि कोशिका के कौन कौन से अंग। तो पहला अंग होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा?
माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात आती है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जिसने की उस वैज्ञानिक का नाम था अल्टमान। क्या नाम था? अल्टमान। नाम बताओ रे। अल्टमान। क्या नाम था? अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब कई किताबों में आपको क्या दिया होता है? कोलिकर भी दिया होता है। क्या दिया होता है? कोलिकर भी दिया होता है। तो आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर के द्वारा की गई थी और अल्टमान इसका क्या था? सहयोगी था। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान व कोलिकर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। अब आता है कि सर इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? मतलब इसका नामकरण किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या दिया था? नाम दिया था। इसके बाद में आता है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? सबको पता है। क्या कहते हैं? बिजली घर। कोशिका का क्या कहते हैं? बिजली घर भी कहते हैं। बिजली घर, शक्ति ग्रह या क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली ग्रह, शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। अब देखो पावर हाउस, बिजली घर या शक्ति ग्रह की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास शक्ति आई कहां से? देखो आप रटने की कोशिश करते हो यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास शक्ति आई कहां से? तो देखो एक आपका आगे का एक पॉइंट आपका पूरा चीज क्लियर कर देगा कि सर इसे श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। अरे भैया श्वसन का केंद्र कहा जाता है। इट इज मेन ऑर्गन ऑफ सेल। तो क्या करता है ये भैया? रेस्पिरेशन का ये मुख्य अंग है। मैंने बताया था कि मानव शरीर या किसी भी जीव में पहली प्रक्रिया कौन सी होनी चाहिए? रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो श्वसन का केंद्र कहा जाता है। सर इसके पास अगर श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो क्या नहीं बनेगी? ऊर्जा नहीं बनेगी। अरे क्या नहीं बनेगी? ऊर्जा नहीं बनेगी। देखो समझना थोड़ा सा, आपको समझाऊंगा आगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन बात करेंगे, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि श्वसन का केंद्र, श्वसन के केंद्र की बात करूं तो कैसे? देखो क्या पाया जाता है? C6H12 ग्लूकोज पाया जाता है। O6, C6H12 और O6 ग्लूकोज पाया जाता है। किसी भी कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। जब ग्लूकोज C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो इससे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? आपका एक उत्पाद बनता है CO2 प्लस H2O जल प्लस ATP। क्या बनते हैं? ATP। अब देखो यहां से क्वेश्चन दोबारा बन जाता है कि श्वसन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है और कौन सा नहीं बनता। तो श्वसन का केंद्र कहने का मतलब है सर अगर ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो CO2 H2 और क्या बनेंगे? ATP बनेंगे। ATP बनेंगे तो अगर श्वसन प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगी? ATP। और ATP क्या है? ऊर्जा। अरे ATP क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी क्या है? एनर्जी। ATP क्या है? एनर्जी है। इसके बाद में एनर्जी है तो सर क्या है? एनर्जी होगी तो क्या होगी? शक्ति होगी, पावर होगा, यानी बिजली घर। इसलिए कहा गया क्योंकि इसे श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है और इसमें क्या पाई जाती है? ऊर्जा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? ATP के रूप में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? ATP के रूप में पाई जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिसोन
एडिसोन ट्राईफॉस्फेट। एडिसोन ट्राईफॉस्फेट क्या होता है? एडिसोन ट्राईफॉस्फेट, कई जगह लिखा होता है एडिनोसोन ट्राईफॉस्फेट, तो देख लेना इसको। एडिसोन ट्राईफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एडिनोसोन ट्राईफॉस्फेट होती है। इसके बाद में अपन बात करें कि सर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने पढ़ा, खोज अल्टमान व कोहलीकर ने की थी, नामकरण सी बेंडा ने दिया था। इसे कोशिका का बिजली घर, शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। ये कोशिका का मेन श्वसन अंग है। देखो क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका के अंदर कौन सा अंग अनुपस्थित होने के कारण श्वसन प्रक्रिया सुचारित रूप से नहीं चल पाएगी। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपका दूसरा अंग आता है जिसकी बात करूंगा, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। इसकी बात करूंगा तो लाइसोसोम के बारे में बात करें तो दोस्तों लाइसोसोम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा ऑर्गन है अपना कौन सा? लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का दूसरा अंग कौन सा है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम का पहली बात आती है कि सर लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की बात करें तो सी.डी. डुवे ने। सी.डी. डुवे ने क्या की थी? सी.डी. डुवे ने लाइसोसोम की क्या की थी? खोज की थी। इसके बाद में आता है कि सर लाइसोसोम होता है, इसमें क्या होता है? इसे कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, इसी कोशिका की क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि आत्मघाती थैली कहा क्यों? ये क्या करता है? कोशिका के अंगों का क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है? कोशिका के अंगों का पाचन करता है। कोशिका के अंगों का पाचन करता है। मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे। कोशिका के अंगों का क्या करता है? कोशिका के अंगों का पाचन करता है। क्या करता है? कोशिका के अंगों का पाचन करता है। कौन? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करता है? यहाँ से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 की पुलिस में आया था, पीछे जो पुलिस हुई थी उस वैकेंसी में आया था कि लाइसोसोम हमारे शरीर में, हमारी कोशिका के अंदर क्या करता है? अपशिष्टों का निपटान करता है। अपशिष्टों का क्या करता है? अपशिष्टों का निपटान करता है। कौन हुई? लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे शरीर में क्या करता है? कोशिका में अपशिष्टों का निपटान करता है। क्या करता है? अपशिष्टों का निपटान करता है। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो कोशिका में समसूत्री विभाजन का कार्य, क्या कोशिका में जो समसूत्री विभाजन का कार्य है वो भी कहां से शुरू होता है? लाइसोसोम से शुरू होता है। यानी कोशिका में समसूत्री विभाजन, कोशिका में समसूत्री विभाजन का कार्य कहां से शुरू होता है? कोशिका में समसूत्री विभाजन का कार्य लाइसोसोम से शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सी.डी. डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम को कोशिका की सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका के अंगों का पाचन, यानी कोशिका के जो मृत अंग होते हैं उसमें क्या, उसका क्या करता है? ये पाचन करता है और अपशिष्टों का निपटान करता है। क्या करता है? अपशिष्टों का निपटान करता है। समसूत्री विभाजन का कार्य कहां से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। कहां से? लाइसोसोम से शुरू होता है। इसके बाद में अपन आगे बात करें तो 3 नंबर का ऑर्गन है अपना। 3 नंबर के ऑर्गन की बात करूं तो तीसरे नंबर का ऑर्गन आता है आपका कौन सा? गोल्जी बॉडी, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहते हैं? गोल्जी काय। तीसरा जो ऑर्गन है वो कौन सा है? गोल्जी काय है।
गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं, गोल्जी उपकरण जिसे कहते हैं। तो गोल्जी काय की बात करूं दोस्तों, तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज की थी आपके प्रिय वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो, कैमिलो है ना, कैमिलो खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने की दोस्तों? कैमिलो गोल्जी ने की। इसके बाद में आता है कि ये हमारे शरीर में, हमारी शरीर की कोशिकाओं के अंदर कार्य क्या करता है? तो ये हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं कि जो कोशिका के अंदर के जो पदार्थ है उनको, जीवाणु और विषाणु को अंदर आने जाने से रोकता है, और जो मुख्य अपने खनिज पदार्थ है या हमारे जो कोशिका के उपयोगी पदार्थ हैं उनको क्या करता है? ये अंदर रोक के रखता है या अपशिष्टों को बाहर करता है। तो इसे क्या कहते हैं? हमारे कोशिका का यातायात, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? कैमिलो गोल्जी को कहते हैं, सॉरी गोल्जी काय को कहते हैं। इसके बाद में अपना बात आती है कि सर ये क्या करता है? हमारे शरीर में पाए जाने हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं उनसे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं?